आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबर चाडोरा से आ रही कि चाडोरा में एसओजी कैंप से एक एसपीओ पुरस्कार तौर पर लापता हुआ है। चाडोरा से बड़ी खबर आ रही कि एसओजी कैंप चाडोरा से एसपीओ पुरस्कार तौर पर लापता हुआ है। गुज़श्ता शब से 2 AK-47 लेकर एसपीओ अभी भी लापता है। पुलिस की जानिब से केस दर्ज किया गया है और इस सिलसिले में तलाशी बड़े पैमाने पर शुरू की गई है। इससे पहले भी एसएसबी एहलकार मैगजीन लेकर लापता हुआ था नागम चाडोरा इलाके में, लेकिन जो एसपीओ एसओजी कैंप चाडोरा से लापता। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं सईद रूफ। क्या कुछ ताज़ा अपडेट है जहां बड़ी खबर चाडोरा इलाके से आ रही है? पहले नागम चाडोरा में एक एहलकार हथियार लेकर मैगजीन लेकर, और अब जो खबर आ रही है कि एसपीओ 2 AK-47 राइफल लेकर लापता है। बिल्कुल गौहर, 2 ऐसे वाक़ात हैं जो जिला बड़गाम के चाडोरा इलाके में पेश आया है। एक एसएसबी एहलकार जो कुछ मैगजीन्स लेकर वहां से अपने कैंप से फरार हुआ है और उनका ताल्लुक राजौरी से बताया जाता है, और दूसरा जो एसपीओ जो एसओजी चाडोरा में था वहां पे तैनात था, और वो 2 AK-47 राइफल्स लेके एसओजी कैंप से फरार हुआ है और उनका ताल्लुक काजीपुरा चाडोरा से बताया जाता है। तो पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू। मेरी कुछ पुलिस ऑफिसर से बात हुई है, उन्होंने कहा कि पूरे मामले की देखरेख हो रही है कि क्या कैसे ये फरार हुआ, क्या कोई और इसका साथी वहां पे नहीं था या किसी की मदद से ये भाग गया। पूरे मामले को अब एसिटेन किया जा रहा है और जो ही कुछ हाथ लगता है फिर तो मीडिया को इन्फॉर्म किया जाएगा। मगर एक सवाल के जवाब में जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है उन्हें पूछा गया था क्या मिलिटेंसी के सफों में जा सकता है, तो उन्होंने इसके बारे में कहा कि इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह वो राइफल लेके भाग गया तो कुछ भी हो सकता है। अभी पूरे मामले की तहकीकात हो रही है, दोनों मामलों की तहकीकात हो रही है, जो एसएसबी एहलकार के हवाले से भी और इस जो एसपीओ एसओजी में था उसके हवाले से भी। आप पुलिस ने पूरी तरह तहकीकात शुरू कर दी। एसपीओ एहलकार जो तरबियत याफ्ता एसपीओ एहलकार है वो राइफल लेके फरार होना, 2 राइफलें लेकर वो फरार होना है, सिक्योरिटी के लिए का बड़ा खतरा हो सकता है। बिल्कुल, ये तो सिक्योरिटी के लिए सीरियस कंसर्न है कि इससे पहले भी कई बार हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस में जो लोग तैनात हुए, कई ऐसे अफराद हैं जो राइफल्स लेके भाग गए और फिर मिलिटेंसी के सफों में चले गए हैं। कई ऐसे वाक़ात पेश आए। सिक्योरिटी के लिए सीरियस कंसर्न है। चाडोरा एसओजी कैंप में ये तैनात था और वहां पे ये काफी टाइम से उनके साथ मुंसलिक था, और आज ही उन्होंने इस तरह ये वाक़ा पेश आया, 2 राइफल लेके भाग गया है। अब पूरे जो पुलिस ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बढ़ा दी है, इसके घर से लेकर बाकी पूरे इलाके तक कि कहां जा सकता है, किसके कांटेक्ट में रह सकता है। इनिशियल स्टेज में इसके फोन से कांटेक्ट्स निकालने की कोशिश की जाएगी, क्या किसी इससे फोन के जरिए किसी के साथ राब्ता था जिसके कहने पे ये भाग गया। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल हो रही है और पुलिस ने पूरे मामले को नजरअंदाज नहीं किया कि कुछ भी हो सकता है, ये मिलिटेंसी के सपों में भी जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद रऊफ फारूकी आपका। ये थे रऊफ फारूकी जो तफसात फराम करे थे, जहां चाडोरा के अंदर के एक एसपीओ एहलकार एसओजी कैंप से गुज़श्ता शाम सर्विस 2 AK-47 राइफल लेकर वो लापता है, फरार है। और उससे पहले भी एक एसएसबी एहलकार नागम चाडोरा इलाके से मैगजीन लेकर वो भी पुरस्कार तौर पर लापता हुआ था। इस सिलसिले में पुलिस ने दोनों मामला को लेकर जो है केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है, जबकि एसपीओ की पुरस्कार तौर पर लापता होने और सर्विस राइफल लेकर फरार होने के साथ ही बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की खाना नजरबंदी खत्म होने के बाद मुख्तलिफ सियासी लीडरान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर कविंदर गुप्ता का कहना है कि महबूबा मुफ्ती को अगरचे इंतजामिया ने रिहा किया है, ताहम उन्हें चाहिए कि वो मुल्क मुखालिफ बयानबाजी से परहेज करे। धारा 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर में स्थिति बनी थी उसको मद्देनज़र रखते हुए तो इन लोगों को हालात ख़राब ना करें इसलिए डिटेंशन में रखा गया था। लेकिन धीरे धीरे अब सभी को छोड़ दिया गया है। महबूबा मुफ्ती
का भी एक जिस प्रकार से गलत बयानबाजी होती थी, एंटी नेशनल बयानबाजी होती थी, उस सभी को मद्देनज़र रख के उनको किया गया था। लेकिन अब जैसे जैसे हालात जम्मू कश्मीर में नॉर्मल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक उचित समय सरकार ने समझा होगा, इसका रिव्यू किया होगा। तो उस आधार पर अब ये चाहिए कि महबूबा मुफ्ती भी संयम रखें और देश विरोधी बयान न दे करके एक राष्ट्र की मुख्य धारा में जो वाकई में जम्मू कश्मीर में लोग चाहते हैं कि यहाँ से मिलिटेंसी ख़त्म हो, उसमें सरकार की सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि अपना अलग एजेंडा लेकर के चलना चाहिए। इधर जेडीयू के सदर जेएम शाही ने भी महबूबा मुफ्ती की रिहाई का खैर मकदम करते हुए कहा कि उन्हें अब ऐसे मामलात से दूर रहना चाहिए जिससे उनकी पार्टी को मजीद नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि बाइकाट के बदले उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए ताकि जमहूरी निज़ाम को मजीद मजबूत बनाया जा सके। जो एक ऐसे मामलात बनाए इन लोगों ने पिछले जब काफी सारे टाइम पे इनके रजीम रहा, तो उसमें अगर आप देखें कि जैसे जो एसीबी भी आजकल खोल रही है, जो मामले इनके सामने आ रहे हैं, तो उसमें ज्यादातर या रोशनी एक्ट के स्कैंडल्स या बाकी सब चीजें सामने आ रही है, और हम चाहते हैं कि उनके ऊपर भी पूरी कार्रवाई हो ताकि सरकार आवाम को जो चीजें हैं, जो उनके साथ धोखे पहले हुए हैं, वो इन फ्यूचर न हो, आवाम के साथ धोखे न हो, आवाम के जो कामकाज है वो न रुके। लेकिन इन सब चीजों को लेकर ये जो भी यहाँ की रीजनल पार्टीज है वो लोग भी काम। भारत और चीन के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान चीन की जानिब से एक और बयान सामने आया है। चीन ने एक बार फिर कहा कि वह भारत की जानिब से लद्दाख को मरकजी जेरी इंतजाम इलाका बनाने के फैसले को कबूल नहीं करता और न ही अरुणाचल प्रदेश को भारत की रियासत तस्लीम करता है, और भारत सरहदी इलाके में फौजी मकासद के लिए किसी भी तामीरी मंसूबे को तर्क करे। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन भारत की जानिब से लद्दाख खत्ते में ढांचों की तामीर की मुखालफत करता है। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन लद्दाख को मरकजी जेरी इंतजाम इलाका तस्लीम नहीं करता, जिसे नई दिल्ली की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कायम किया गया, और न ही अरुणाचल प्रदेश को कबूल करता है। और चीन इस बात पर कायम है कि सरहदी इलाकों में फौजी मकसद के लिए तामीराती ढांचों की सहूलियत खड़ा करने के खिलाफ है। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से अगरचे हर एक शोबा मुतासर है और सरकार की जानिब से जारी करदा SOPs के बाद कई छोटी बड़ी सन्नतों में कामकाज बहाल हुआ, ताहम कई ऐसे कारखाने आज भी है जहां लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उधमपुर में कायम सिल्क इंडस्ट्री के जिम्मेदारों का कहना है कि अगरचे उन्होंने 9 माह बाद कामकाज बहाल शुरू किया, ताहम रॉ मटीरियल न होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काम कर रहे लोगों का कहना है कि रॉ मटीरियल न होने की वजह से वो बेकार बैठे हैं। उन्होंने अब सरकार से मांग की है कि रॉ मटीरियल उन्हें फराहम किया जाए ताकि वो दोबारा कामकाज बहाल कर सके। इस वक्त हमने 9 महीने के बाद शुरू किया, ना हमारे पास मटेरियल है ना कुछ है। 9 महीने से बेकार पड़े, हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल बंद है। इस वक्त हमारी शॉर्टेज है मटेरियल की, मटेरियल हमारे पास है नहीं। अभी जो बैक लॉट हमारे पास जो था वही हम निकल रहे हैं, वो भी सही नहीं है। गवर्नमेंट से मांग है कि इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ करे इंडस्ट्री के लिए, तो हम भी मालिकों का भी भला हो, हमारा भी भला हो। पहले पीछे जब काम करके गया था तो अच्छे खुट्टी मिल रहा था। इस बार खुट्टी इतना गंदे खुट्टी आ रहा है कि हम लोग को काम करने के भी दिल नहीं लगता है। और जैसे गवर्नमेंट को हम लोग बोलना चाहते हैं कि ये जब अच्छे खुट्टी आएगा तभी तो हम लोग लगाएंगे, उसी हिसाब से जब खुट्टी भेजेगा तभी तो हमें लगाना है। हम लोग क्या है कि जब लॉकडाउन पड़ा था तो हम लोग घर गए, 9 महीना घर में बेकार ऐसे बैठा रहा, कुछ काम धाम कुछ भी नहीं है। जब अब लॉकडाउन में थोड़ा खत्म हुआ तो अब हम लोग इधर आए हैं, तो काम करने के लिए आए हैं, तो आके देख रहा हूँ तो इस बार खुट्टी भी सही नहीं है। इस साल क्या हुआ, कोरोना की वजह से तो प्रॉब्लम आई। हमारी फैक्ट्री आज हमने 7 महीने के बाद स्टार्ट की है। लेबर आई मेरी बंगाल से आती है, लोकल लेबर भी है मेरी। काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। गवर्नमेंट की एक नीति थी इस बार, उनने क्या किया, ए ग्रेड कुट्टी का रेट 975 रुपया किया, जिसकी वजह से हम कोकून्स नहीं परचेज कर पाए, जो अच्छी वाली कोकून्स थे। अगर हम कोकून लेने जाते थे तो कहते थे नहीं आपको बिड करना पड़ेगा, 975 के ऊपर मतलब रेट देना है, जो वो 1000 भी जा सकता था, 1100 भी।
वायरस गवर्नमेंट फैक्ट्री के लिए जेकेआई के लिए उन्हें एक ही रेट फिक्स किया, 975 में उन्हें कुट्टी यहाँ से उठा ली उधमपुर से। इसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम है। यहाँ गवर्नमेंट से करता हूँ, अपने गवर्नर साहब से भी मांग करता हूँ, अपील करता हूँ कि सेक्रेटरीट में जो बैठे लोग हैं एटलीस्ट वो पॉलिसी तो देखे। ग्राउंड लेवल पे आपको देखना है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। 3 जो यूनिट्स यहाँ पे चल रहे हैं सच, उनको प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि हमारी यहाँ मार्केट चल रही थी। मार्केट के लिए जैसे आपको शायद मालूम हो कि बायर जो हैं वो बंगाल से आते हैं और फिर अकॉर्डिंगली हमारी जो मार्केट चलती है वो ओपन ऑक्शन के हिसाब से चलती है। तो अकॉर्डिंगली इन लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये इस रेट में नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि जो हमारी सिल्क एक्सचेंज थी वो भी कोविड के कारण इफेक्टेड हुई है। और जैसे आपको पता है सारे जितने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो सारे इस वक्त डाउन जा रहे हैं क्योंकि कोविड के कारण। तो इसलिए इनको ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि उस रेट में प्रॉपरली परचेज नहीं कर पा रहे थे। अगर वो परचेज कर पाते तो ज़रूर ऐसा होता कि वो ये फिर अपने यूनिट्स को आगे चला। जम्मू कश्मीर में खेलकूद को मजीद फ़रोग़ देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की कोशिशें अगरचे जारी हैं, वहीं क्रिकेटर परवेज़ रसूल ने हमारे नुमाइंदे सईद तजम्मुल से बात करते हुए कहा कि खेलकूद के बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है ताकि जम्मू कश्मीर के मजीद नौजवान खिलाड़ियों को आगे जाने का मौका फराहम हो। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें हो रही है, मतलब ये इंडोर स्टेडियम नहीं, मुझे लग रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंडोर स्टेडियम है। तो मुझे लग रहा है इससे काफ़ी खेल को काफ़ी आगे जाने का और प्लेयर्स को फैसिलिटी मिलेगी। तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी चीज़ है ये चीज़। अगर यहाँ का वेदर देखा जाए तो उसमें इंडोर की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप क्रिकेट में भी देखेंगे कि इंडोर बनने चाहिए, मुझे लग रहा है कि क्रिकेट में भी काफ़ी स्कोप है। बाकी गेम्स का भी मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ऊपर जाएंगी गेम्स। जैसे आज मैंने देखा यहाँ पे मतलब एक माहौल जैसा है, मतलब अगर आप देखेंगे मतलब बारिश में या बर्फ़ होती है तो ये काफ़ी हेल्प कर सकती है हमारे क्रिकेट वेदर के हिसाब से। अब आईपीएल की तरफ आते हैं। आईपीएल में इस साल आप घर से ही आईपीएल देखते रहे क्या? जी हाँ, पूरा वॉच करते रहे। हमारा मतलब हमारे दिस द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमारे 5 लड़के अभी आईपीएल टीम्स के साथ है। एक समद खेल रहा है, बाकी 3-4 नेट बॉलर्स है। तो पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में और भी अच्छा हो जाएगा। यूथ का हमारा यही मैसेज है कि आप मेहनत करते रहो, बाकी आप देख रहे हो आने वाले टाइम में मतलब समद खेल रहा है। आज हमारे 5 लड़के आईपीएल में हैं, मतलब डिफरेंट टीम्स में दुबई में खेल रहे हैं, इंटरनेशनल टीम्स के साथ मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सपोजर ले रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में इससे बेटर होगा, सिर्फ आपको मेहनत करनी है। महकमे सोशल फॉरेस्ट्री के रेंज ऑफिसर इश्तियाक मखदूमी से कामकाज के हवाले से हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर ने खुसूसी बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। मैं आपका मेज़बान पीर मुजफ्फर। आज हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान है एक मुलाकात के तहत, वो है रेंज ऑफिसर सोशल फॉरेस्ट्री कुकरनाग और कुटहा रेंज मोहतरम इश्तियाक मखदूमी साहब, जिनसे हम जानना चाहेंगे डिपार्टमेंट के हवाले से और जो करंट प्लान आने वाला है इस हवाले से इनसे आज जानना चाहते हैं। अगर हम डिपार्टमेंट के हवाले से थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे तो क्या कहना चाहते हैं आप? मुस्तफा साहब, पहले तो आपका एक बार फिर से शुक्रिया कि आपने मुझे फिर से बोलने का मौका दिया। जैसे कि आपको पता है कि सोशल फॉरेस्ट्री का मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है वो प्लांटेशन है। जहाँ जहाँ भी रिहेबिलिटेट डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स हैं, कम्युनिटी लैंड्स हैं या स्ट्रिप्स हैं, तो उनको हम प्लांटेशन में मतलब प्लांटेशन एरिया में कवर करते हैं। तो लास्ट ईयर भी आपको पता है कि हमने 2-3 जगह प्लांटेशन की थी, कुछ एरियाज में डिग्रेड एरियाज थे, विलेज वुडलैंड्स थे। तो इंशाल्लाह इस साल भी हमारे ये प्रोग्राम तो चलता रहेगा। इस साल भी हमारा प्रोग्राम है कि कुछ हमने आइडेंटिफाइड एरिया के कोकरनाग एरिया में गढ़ोल एरिया है, यहाँ पर तकिया मारगाम है और यहाँ से लोअर मुंडा एरिया है। तो कुछ एरियाज है डिग्रेड एरिया और विलेज वुडलैंड्स थे, तो उनको इस साल हम प्लांटेशन के दायरे में लाएंगे और उनको हम रिहेबिलिटेट करेंगे ताकि जो है ये जो फॉरेस्ट जो है वो अपनी शेप में फिर से दोबारा वापस आ जाए। जी, तो अगर हम प्रोग्राम के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे तो आम लोगों को कौन सा बेनिफिट मिल रहा है इस वक्त इस डिपार्टमेंट के माध्यम से? आम लोगों को ये बेनिफिट्स के जो कि हम इसको जो लोकल पीपल्स हैं उनको हम ये बेनिफिट्स देते हैं कि अगर जो भी एरिया कवर करते हैं उसमें जो ग्रास निकलता है इन द शेप ऑफ मतलब ग्रास निकलता है, फायरवुड निकलता है, फॉडर निकलता है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और दूसरी बात यह है कि जो एरिया हम कवर करते हैं उनको फिर हम ये भी एक मेन मकसद है कि उनको एनक्रोचमेंट से बचाते हैं ताकि उनको एनक्रोचमेंट आपको कोई लोग कर पाए, जो भी RDFs होते हैं, क्योंकि आपको तो पता है एनक्रोचमेंट का प्रोसेस तो चलता है, ये तो हर जगह है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो एनक्रोचमेंट है उनको हम बचाएं। तो ये जो लोकल्स पीपल, मैं लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि वो जहाँ जहाँ भी हम एरिया ट्रीट करते हैं तो हमारा वो हमसे ये उनमें साथ दें ताकि जो उनमें जो कल बेनिफिट्स होंगे
जो भी एट द टाइम ऑफ जो प्लांटेशन मैच्योर होती है उसमें जब फिर हार्वेस्ट करते हैं उसमें जो अमाउंट मिलता है हमें, उसमें जो विलेज लॉट्स में हम उनको 75% शेयर देते हैं, आरडीएफ में हम उनको 50% शेयर देते हैं। जैसे कि डायरेक्टर साहब की रिसेंटली जो विजिट पे आए थे डायरेक्टर साहब कश्मीर, तो उन्होंने डायरेक्शंस पास की है कि जितने भी आपके मैच्योर विलेज लॉट्स हैं यू गो फॉर मार्किंग एंड वी विल ऑक्शन देम, एंड जो भी उसमें हमें जो अमाउंट आएगा तो उसको हम 75% शेयर जो है विलेज कम्युनिटी को हम देंगे। तो इंशाल्लाह हमने वो मार्किंग का कंप्लीट प्रोसेस किया है, तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि वो 10-15 दिन में उसका भी ऑर्डर आएगा, उसमें ऑप्शन हो जाएगी, और ताकि लोगों को भी पता चले कि जो हमने लैंड डोनेट किया है तो हमें रिटर्न में हमको डिपार्टमेंट क्या वापस दे रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया था। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, ये थे रेंज ऑफिसर सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट सोशल जो यहाँ पे कोकरनाग रेंज और कुटहार रेंज के बाद इन्होंने आखिर पर लोगों से ये कहा कि हमारे डिपार्टमेंट के साथ आप भरपूर ताउन कीजिए, और हम जो आप हमें जमीन दे रहे हैं स्पेसिफिक प्लेसेस, तो हम उसको ब्यूटिफिकेशन बनाने के लिए आप इकदाम उठा रहे हैं। गुंड ख्वाजा कासिम भट्टन के लोगों ने महकमे RNV के खिलाफ एहतजाज करते हुए शिकायत की कि जो लोगों का कहना है कि गुंड ख्वाजा से हारगरपुरा से मैकडम बिछाने के काम को अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना था कि अगरचे इस सिलसिले में इंतजामिया और मुतलका महकमे के हुकाम की नोटिस में भी लाया गया, ताहम राबता सड़क पर काम को दोबारा शुरू नहीं किया गया। ये जो मेन रोड है गुंड ख्वाजा कासिम का, जो कि कनेक्ट करता है मेन रोड को, ये आपने ऐसे ही रखा, इस पे आपने मैग्नीमाइजेशन क्यों नहीं किया? डेस्पाइट मैंने एससी बारामूला को भी बताया, मैंने एक्जन साहब को भी बताया, मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GDA गुलमर्ग को भी बताया, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। बदकिस्मती की बात है कि ये लोग सिलेक्टिव अप्रोच को अडॉप्ट करके एक पर्टिकुलर चीज पे काम कर रहे हैं, और जो काम इनको करना है वो ये नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे यहाँ पे स्कूल निकलते हैं सुबह, वो नहीं स्कूल पहुँच जाते टाइम पे। वजह ये है कि यहाँ पे इतने बड़े गड्ढे सड़क के मतलब दरमियान या सड़क के बीच में से किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कोई बीमार होता है रात को, मतलब हम नहीं वहाँ पे पहुँच पाते हैं। जहाँ जिस टाइम पे हमें मतलब पहुँचना चाहिए वहाँ पे हमें 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा वहाँ पे लगता है अस्पताल तक। ये खाली 5 मिनट का रोड है यहाँ से मागाम तक, लेकिन इस डिस्ट्रक्शन की वजह से हमें मतलब आधा घंटा लगता है और पौना घंटा लगता है। इसीलिए हम अभी दरखास्त कर रहे हैं, मेहरबानी करके इसका जायज़ा लीजिए। ये हमारा रोड है, ये हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, ताकि वो अच्छे से स्कूल जाए। रज़ाक शाह और शिवल और त्राल के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में डंपिंग साइट मौजूद होने की वजह से आम लोगों का चलना फिरना दुश्वार हो रहा है। लोगों का कहना है कि डंपिंग साइट से उठने वाले बदबू से न सिर्फ चलना मुश्किल हो रहा है, बल्कि खेतों और बागात में भी काम करना और भी मुश्किल हो रहा है, जबकि उठने वाले बदबू से कई मुहलिक बीमारियां फूट पड़ने का भी खदशा लाहक है। लोगों का कहना है कि अगरचे म्युनिसिपल कमेटी त्राल की नोटिस में भी लाया गया था, आज तक इसे दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया गया। यहाँ पर जो ये स्टेट लैंड है, रज़ाक शाह पुशार कहते हैं इसको, पूरे त्राल का जो मलबा म्यूनिसिपलिटी का होता है वो यहाँ पर एक डंपिंग साइट उन्होंने बनाई है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड है हमारा वो तबाही बर्बाद हो चुका है। और यहाँ पर बस्ती काफ़ी नज़दीक हैं, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बाहर निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि कुत्ते यहाँ पर हैं, काफ़ी सारी गंदगी यहाँ पर फैली हुई है, जिसकी वजह से हम काफ़ी तंग आ चुके हैं। हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं, इसको अंडरग्राउंड कीजिए इस डंपिंग साइट को, ताकि जो मुश्किलात है हमारे, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड तबाह हो चुका है, यहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट था ये भी तबाह हो चुका है, पूरी स्टेट लैंड इसकी वजह से तबाह हो चुकी है। PDP सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती की रिहाई, जहां कल इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया और उनकी खाना नज़रबंदी को ख़त्म किया गया, उसके बाद ही आज पहली बार 14 माह बाद खाना नज़रबंद रहने के बाद ही आज पहली बार वो ताज़ा विजुअल जो आपकी स्क्रीन पर हैं ये अभी के हैं, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी ख़त्म हुई है उसके बाद ही पहली बार उन्होंने पार्टी के लीडरान के साथ ही मुलाकात की। उनकी रिहाइशगाह के अंदर जहां खुर्शीद आलम और दीगर पार्टी के दीगर गुलाम नबी लोन हांजुरा और दीगर पार्टी लीडरान के साथ उनकी मीटिंगों का सिलसिला भी जो वो शुरू हुआ है। ये पहली ताज़ा जो तस्वीरें हैं वो
ताज़ा तस्वीरें आज आपकी टीवी स्क्रीन पर है। महबूबा मुफ्ती पार्टी लीडरान के साथ मुलाकात कर रही है। 14 माह नज़रबंदी ख़त्म होने के बाद ये पहली बार उन्होंने पार्टी के लीडरान के साथ ही मुलाकात की है। जम्मू शहर के अंदर अगरचे एक कसी रकम खर्च करके ट्रैफिक सिग्नल को नस्ब किया गया, ताहम शहर के अंदर ट्रैफिक निज़ाम को सही किया जाए। ताहम मुतअद्दिद मकामात पर सिग्नल के नाकारा होने की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक जाम होता है बल्कि हादसा होने का भी खतरा लाहक है। पेश है हमारे नुमाइंदे प्रियंका गुप्ता की ये रिपोर्ट। जम्मू में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। जम्मू के ज्यादातर इलाकों में या तो ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स बिल्कुल काम नहीं करते हैं और अगर करते भी हैं तो उनकी बत्तियां अपनी मर्जी से जलती हैं और अपनी मर्जी से बुझ भी जाती हैं, जो कि वाहन चालकों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात करें, जम्मू में सड़क हादसों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बार बार प्रशासन आम जनता को ट्रैफिक रूल्स को ना वायलेट करने की नसीहत जरूर देता है, पर अगर सड़क हादसों का कारण प्रशासन की ही लापरवाही हो तो आखिरकार जवाबदेही किसकी है? आज हम आपको दिखाएंगे कि जम्मू में ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स को लेकर क्या कुछ सूरत हाल है। आइए देखते हैं। ये है स्मार्ट सिटी की सूची में शुमार हो चुका जम्मू शहर, जिसके स्मार्टनेस में यहाँ लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल ग्रहण लगा रहे हैं। यहाँ ये कहना मुनासिब होगा कि जम्मू शहर की तकदीर और तस्वीर अभी तक नहीं बदल पाई है। जम्मू शहर और इसके आसपास के इलाकों के ट्रैफिक सिस्टम में सुधार के लिए कुछ साल पहले महानगरों की तर्ज पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए, लेकिन कुछ ही समय के बाद ज्यादातर ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती गुल हो गई। इनके लगने से जहाँ जम्मू की आवाम ने राहत की सांस ली थी, वहीं ट्रैफिक पुलिस पर भी दबाव कुछ हद तक कम हुआ था, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चला। आलम यह है कि ज्यादातर ट्रैफिक सिग्नल अपनी मर्जी से चलते हैं, ये सड़क हादसों का सबब बन रहे हैं। ये है जम्मू के गुज्जर नगर चौक पर तवी पुल के नजदीक लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल। कहने को ये ट्रैफिक सिग्नल है, लेकिन इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सिग्नल ये देता रहता है आखिर उसका मतलब क्या है। लोगों ने तो ये सिग्नल लगाने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली एजेंसी से इसका जवाब भी मांगा है। और जिस कंपनी ने ये लाइटें लगाई थी उसकी एक जांच होनी चाहिए कि वो पूरी तरह वो ठीक क्यों नहीं लगाई, जिसके कारण हर वक्त कभी ये येलो लाइट देती है, कहीं एक तरफ से रेड लाइट होती है, दूसरी तरफ से ग्रीन, और कहीं जगह तीनों तरफ ये रेड लाइट दे रही है, कहीं तीनों तरफ जो है वो ग्रीन सिग्नल हो रहा है। उससे एक्सीडेंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं जम्मू अखनूर मार्ग पर। इस मार्ग पर पलोड़ा चौक को BSF पलोड़ा चौक कहा जाता है, बल्कि BSF का जम्मू फ्रंटियर हेडक्वार्टर इस चौक के पास ही सटा हुआ है। इस चौक से लगे ट्रैफिक सिग्नल भी शोपीस साबित हुए। आलम यह है कि इनमें अब बिजली का करंट तक नहीं दौड़ रहा। गवर्नमेंट को खुद देखना चाहिए, यहाँ पे रेड लाइट हर एक चौक पे लगी हुई है, हर एक पाँच थोड़ा से डिस्टेंस पे रेड लाइट लगी हुई है, लेकिन काम कोई भी नहीं कर रही है। कभी एकदम से जंप हो जाता है, जैसे कई गाड़ियाँ जा रही हैं, कोई उनमें से जो अपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, सभी परेशान है लाइटों की वजह से। इस सफर में अब आप हमारे साथ पहुँच चुके हैं जम्मू के छन्नी बीजा चौक पर। ये चौराहा मार्बल मार्केट, ग्रेटर कैलाश और छन्नी हिम्मत सहित कई अन्य इलाकों को आपस में जोड़ता है। लेकिन जरा गौर से देखिए इस ट्रैफिक सिग्नल को, ये किस किस्म का सिग्नल दे रहा है। हमारे सिटी के चौक चौराहे हैं जम्मू के, सब चौराहों की जो रेड लाइट्स है वो सब बंद पड़ी हैं। अगर वो इनकेस चलती भी हैं तो कहीं पे येलो लाइट चलती है, कहीं पे जो चलती है तो रेड लाइट ही चलती रहती है। जितने भी सिग्नल्स हैं सब सिग्नल खराब हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर वाले चौराहे पर लगा ट्रैफिक सिग्नल भी अपनी मर्जी का मालिक है। अक्सर जलता बुझता रहने वाला ये सिग्नल अगर कभी कभार पटरी पर आ भी जाता है तो लोग इसकी फिक्र नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अक्सर इस चौक पर इस सिग्नल की धोखेबाजी का शिकार होते रहते हैं, लिहाजा इसका पालन करने का कोई फायदा नहीं। जो हमारे पूरी सिटी में खराब पड़ी हुई हैं, तो उसके लिए मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि इनको कम से कम ठीक करवाने चाहिए। और वैसे भी ये जो रेड लाइटें हैं जलती हैं तो बंद हो जाती हैं, जलती हैं तो बंद हो जाती हैं, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ उनको भी इनको फॉलो करना चाहिए। जम्मू के अति संवेदनशील इलाकों में शुमार सुंजवा इलाके में भी ट्रैफिक लाइटों की किस्मत नहीं बदल पाई है। इस चौराहे पर लगी ये लाइट लोगों को क्या सिग्नल दे रही है, ये भगवान ही जानता है। ये एक सैन्य इलाका है और यहाँ भी प्रशासन बड़ी चूक को सुधार नहीं पाया, जिससे कि लोगों में बेहद नाराजगी है। स्टेशन से ये गुजारिश है कि एक तो जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, खासकर नेशनल हाईवे होने की वजह से ट्रैफिक लाइट्स जो है वो हर टाइम काम करनी चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट यहाँ पे
कोई ना कोई अथॉरिटी या पुलिस का कोई बंदा है, ट्रैफिक के कुछ लोग होने चाहिए। एक तो वो जो है रॉन्ग साइड से लोगों को रोक सकें, और दूसरा जो लोग ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं रुकते, एटलीस्ट उनके लिए, ये कोई नई बात तो है नहीं, अब 2-3 साल हो गए ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए, तो जागरूकता होनी चाहिए, एटलीस्ट वो लोगों को बताएं, जिससे जो है एक तो लोगों को दिक्कत ना हो और एक्सीडेंट्स ना हो। ऐसा नहीं कि जम्मू के तमाम चौक चौराहों पर सिग्नल काम नहीं कर रहे। जम्मू के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ट्रैफिक का दबाव हमेशा से काफी ज्यादा रहा है। नरवाल चौक भी ऐसे इलाकों में शुमार है। ये ट्रैफिक सिग्नल शायद ही कभी खराब हुआ हो, और इससे एक सवाल ये भी उठता है कि अगर इस चौराहे पर कभी खराब नहीं हुआ सिग्नल, तो फिर आखिर क्यों जम्मू के अन्य चौक चौराहों पर ये ट्रैफिक सिग्नल मखमल में टाट का पैबंद साबित हो रहे हैं। जम्मू के साथ सटे कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां ट्रैफिक सिग्नल की बेहद जरूरत थी, लेकिन शायद जल्दबाजी में हमारा निजाम यहां सुविधा देना भूल गया। बाणी ब्राह्मणा का सिडको चौक इसका जीता जागता सबूत है, जहां हाईवे पर फराटे भरती गाड़ियां और जान हथेली पर रखकर सड़क पार करते लोग आम तौर पर देखे जा सकते हैं। हैरानगी की बात है कि जम्मू जो हमारे साथ ही लगता है डिस्ट्रिक्ट है, उसमें टोटल जम्मू के अंदर, सिटी के अंदर, आउटर स्कर्ट तक ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई है, और सांबा में किसी भी चौराहे पर, बड़ी ब्राह्मणा बहुत बिजी चौराहा है, विजयपुर है, सांबा है, जहाँ आगे जितवाल या कगवाल है, किसी एक भी चौराहे पर कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगा हुआ है। बेहद ही चिंताजनक है कि जम्मू में ज्यादातर इलाकों में ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स की बत्तियां गुल हैं या फिर अपनी मर्जी से जल बुझ रही हैं। पर सवाल ये है कि जो आम जनता की जिंदगियों के साथ ये खिलवाड़ प्रशासन कर रहा है, आखिरकार इसका जवाब कौन देगा? वहीं पर दूसरी ओर अगर प्रशासन इसी तरह से लंबी ताने सोया रहा और अपनी नींद नहीं खोली, तो वो दिन दूर नहीं जब जम्मू मंदिरों के शहर से सड़क हादसों का शहर माना जाएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।